हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट और इसकी आवश्यक शर्तें यानी कि एक संविदा क्या होती है और एक वैध संविदा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या आवश्यक शर्तें हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरी शर्तें होती हैं, इन सब को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझेंगे। जैसे कि इस एक्ट की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1872 को, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें सेक्शंस कितने हैं, तो इसमें सेक्शंस हैं यानी कि जो धाराएँ हैं वो 266 थी पहले, बट अब इसमें 266 सेक्शंस नहीं हैं क्योंकि बीच की कुछ धाराएँ और बाद की कुछ धाराओं को, कुछ सेक्शंस को एक्ट से निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें धारा 1 से लेके 75 की, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आपका वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक में आपको मिलेंगे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 1 से लेके 75 तक है, और दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो 124 से लेके 238 तक हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, जब आगे हम वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो जो हमारे सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का। बाकी के जो बीच के आपके सेक्शन हैं जैसे 76 से लेके 123 तक यानी कि 76 से लेके 123 तक, ये निकाल दिए गए हैं सेक्शन। इसी तरीके से बाद के जो सेक्शंस हैं 239 से लेके 266 तक, ये भी निकाल दिए गए हैं। इनमें से जो ये सेक्शंस थे जो इसमें से निकाले गए हैं, इनमें से आधे सेक्शन डाल दिए गए हैं आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी माल विक्रय अधिनियम, और बाद के सेक्शंस डाल दिए गए हैं आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि भागीदारी अधिनियम में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक था कि संविदा क्या होती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। इसकी आवश्यक शर्तें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये समझो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो सिंपली डेफिनेशन जो इसकी दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 2 में, इसमें जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये कहता है एक ऐसा करार जो कानून के द्वारा लागू होने योग्य हो। यानी कि सिंपल वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता होता है जिसे आप लीगली इन्फोर्स करा सको, मतलब कानूनन उसको लागू करा सको। तो करार का मतलब क्या होता है? एक समझौता, एक एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट, जो समझौता आप कानूनन लागू करा सकते हो, कोर्ट से जाके उसको लागू करा सकते हो, तो उसको ही हम संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। डेफिनेशन का ध्यान रखना है कि सेक्शन 2 में दी गई है। अब वो क्या शर्तें हैं कि एक एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हो। मतलब 2 लोग थे, उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट किया, कोई करार किया, बट वो एग्रीमेंट हम कोर्ट से लागू करा सके, उसके लिए क्या शर्तें हैं। अब हम इसकी शर्तें देख लेते हैं। शर्तों की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो शर्तें चाहिए हैं उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 10 है वो हमें बताती है कि वो सारे करार संविदाएं हैं। मतलब वो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के लिए किए जाते हैं और शून्य घोषित ना किए गए हों। सिंपल 1.5 लाइन में सारे एसेंशियल्स आपको मिल जाएंगे सेक्शन 10 के, कि अगर हमें किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना है तो उसके लिए ये सारी शर्तें उसके अंदर होनी चाहिए। अब हमने एक एक पॉइंट यहाँ से निकाल लिया है। सबसे पहले क्या चाहिए? सक्षम पक्षकार। लेकिन सक्षम पक्षकार से पहले भी एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है हमारा एक करार, एक समझौता। तो सबसे पहले 2 लोगों के बीच में एक समझौता होना ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है? करार क्या होता है? तो करार की डेफिनेशन भी आपको सेक्शन 2 में ही मिलेगी, और इसको बोलेंगे इंग्लिश में ई, यानी कि 2E में हमें करार की डेफिनेशन दी गई है।
इसके बाद आता है सक्षम पक्षकार चाहिए, यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही शॉर्ट में देख रहे हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 11 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र सहमति, यानी पक्षकारों की फ्री कंसेंट, उनकी स्वतंत्र सहमति चाहिए। इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 14 और उसके बाद के सेक्शंस में। इसके बाद जो आपका प्रतिफल, जो आपका कंसिडरेशन है और जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या करार कर रहे हो, उसके लिए वो वैध होना चाहिए। मतलब इल्लीगल, ना तो इल्लीगल कंसिडरेशन हो, ना ही इल्लीगल उद्देश्य होना चाहिए। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है किसी करार को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए, तो उसका प्रतिफल भी विधिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और उसका उद्देश्य भी लीगल होना चाहिए। इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 23 में। और इसके बाद आता है कि वो जो भी आप करार कर रहे हो वो स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना हो, यानी अगर आप किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कोर्ट ने स्पष्ट रूप से वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो। तो ये सारी शर्तें हैं आपके एक एग्रीमेंट, एक करार के कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए ज़रूरी। अब हम एक एक करके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो ज़रूरी शर्तें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक एग्रीमेंट, एक करार की। अभी हमने एक एक करके उनको देखा, सिंपल, बिल्कुल एक एक वर्ड में। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्रीमेंट को होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए, यानी आप किसको कॉन्ट्रैक्ट में बदलोगे? एक एग्रीमेंट को ही तो कॉन्ट्रैक्ट में बदला जाता है, और एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप लॉ से, कानूनन रूप से लागू करा सको, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है एग्रीमेंट की? तो जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो ये कहता है, इसका सेक्शन 2, कि हर वचन और वचन का हर समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक प्रपोजल होना चाहिए। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव। आप किसी से ये कहते हो कि 5 लाख रुपए में मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। अब आपने सामने वाले से ये कहा कि मैं आपको 5 लाख रुपए में अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, यानी कि आपने अपनी किसी चीज़ को बेचने की इच्छा सामने वाले से जाहिर की है, ताकि आप उस चीज़ पर उसकी प्रतिक्रिया जान सको कि वो उसे खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता। तो ये क्या हुआ? ये आपकी तरफ से एक प्रपोजल हो गया, क्योंकि आप किसी चीज़ को बेचने की इच्छा जाहिर कर रहे हो सामने वाले से। अब सेकंड चीज़ क्या होती है एग्रीमेंट के लिए? सेकंड चीज़ होती है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति। तो पहली चीज़ हो गई, आपने सामने वाले से कोई प्रपोजल किया। अब आपने जो गाड़ी बेचने का प्रपोजल किया था 5 लाख रुपए में, सामने वाले ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी कार 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो आपकी तरफ से जो प्रपोजल हुआ था वो सामने वाले ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो चीज़ हो गई आपकी स्वीकृति। अब कंसिडरेशन क्या होता है? तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है एग्रीमेंट के लिए, तो तीसरी चीज़ इसमें बताई गई है कंसिडरेशन, एक करार के लिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है जो चीज़ आप सामने वाले से, जिस चीज़ को बेचने का प्रपोजल कर रहे हो और सामने वाले ने आपकी उस चीज़ को खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, स्वीकृति दे दी, तो बदले में जो आपको रिटर्न में जो कुछ मिल रहा है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन या प्रतिफल। जैसे आपने सामने वाले को 5 लाख रुपए में गाड़ी बेचने के लिए जो प्रपोजल किया था, तो सामने वाले के लिए वो जो कार है वो है उसके लिए कंसिडरेशन, उसके लिए प्रतिफल, और जो वो आपको बदले में 5 लाख रुपए दे रहा है वो है आपके लिए कंसिडरेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए। एग्रीमेंट भी तो 3 चीज़ों से बनता है, और जब कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस में बदल जाता है, मतलब आपने जो कार को बेचने का एक्सेप्टेंस की सामने वाले से कराया, उसने जो आपकी कार को खरीदने की स्वीकृति कर ली, तो स्वीकार होने के बाद वो चीज़ बन गई प्रॉमिस। अब वो प्रॉमिस की बात ही यहाँ पर की गई है कि हर वचन, यानी कि हर प्रॉमिस, आपने प्रपोजल किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रॉमिस बन गया। और आप जो उसके बदले में आप अपनी कार दे रहे हो और वो बदले में आपको 5 लाख रुपए दे रहा है, तो ये हो गया आप दोनों के लिए कंसिडरेशन। तो एक तरीके से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी एग्रीमेंट के लिए। तो एग्रीमेंट के लिए प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, यानी कि प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि हर वचन या वचन का हर समूह, तो चाहे सामने वाले ने आपसे एक प्रॉमिस किया हो, चाहे एक से ज़्यादा प्रॉमिस किए हो, जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन, एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, बदले में आपको भी कुछ मिल रहा हो और सामने वाले को भी कुछ मिल रहा हो, तो उसे ही बोलते हैं हम एग्रीमेंट। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली शर्त
शर्त ये है कि पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ हो, तभी तो आप उसे लॉ से इन्फोर्सेबल कराओगे, तभी तो आप उसे कानूनन लागू कराओगे। जब कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदलोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल यानी दूसरी आवश्यक शर्त है किसी भी करार को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए सक्षम पक्षकार यानी कि कंपिटेंट होने चाहिए जो पार्टीज हैं। अब दो लोग मिलकर ही करार करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, एक अकेला व्यक्ति तो एग्रीमेंट कर नहीं सकता, दो पक्षकार होने चाहिए। आपने किसी से किया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, तो दो लोग होने चाहिए। लेकिन वो पार्टीज होनी कैसी चाहिए, तो वो जो पार्टीज हैं वो सक्षम होनी चाहिए। अब इस बारे में बताया गया है सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसमें ये बताया गया है कि दोनों ही पार्टी में से कोई भी, अगर वो नाबालिग हैं, विकृतचित हैं मतलब कि पागल वगैरह हैं, या तीसरे नंबर पे अगर वो लॉ के द्वारा संविदा करने के अयोग्य हैं, मतलब कानून ने ही उनको अयोग्य ठहरा दिया है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो अगर इनमें से ये तीन में से कोई भी एक बात है तो फिर वो व्यक्ति कंपिटेंट नहीं माना जाएगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब इस संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सिंपली और बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह दिया था कोर्ट ने कि अगर कोई नाबालिग, अगर कोई माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एब इनिशियो होगा। एब इनिशियो का मतलब हो गया कि प्रारंभ से ही वो शून्य होगा। तो अगर कोई नाबालिग करता है, क्योंकि वो सेक्शन 11 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक बात है तो वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट, वो जो आपका एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो पार्टीज हैं वो कंपिटेंट होनी चाहिए, जो पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी एक वैध संविदा की तीसरी आवश्यक शर्त है स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट। अब स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सहमति आपसे दबाव डालकर, आपसे प्रेशर में डालकर या आपको डरा धमकाकर ना ली गई हो। अगर कोई भी कंसेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट को कराने के लिए, किसी व्यक्ति से कोई सहमति, उससे कोई संविदा कराने के लिए उसे धमकाकर, डराकर या सामने वाले को कोई भी डर दिखाकर दी गई है तो उसको हम फ्री कंसेंट यानी कि स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे। इस संबंध में सेक्शन 14 हमें ये बताता है भारतीय संविदा अधिनियम का कि अगर कोई भी सहमति इनमें से किसी भी एक आधार पर ली गई है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। हालांकि इन सभी की अलग अलग बारे में इनमें बताया गया है। जैसे कि आपका कोर्शन है, उत्पीड़न है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 15 में। और सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर आपको कोई भी सहमति डराकर, धमकाकर या ऐसा कोई काम करने का आपको धमकाकर कोई कंसेंट या सहमति ली गई है कि जो आईपीसी में मना किया गया है। अब आईपीसी क्या है? आईपीसी तो पता ही है आपको, उसमें बहुत सारे अपराध दिए गए हैं। तो अगर उसमें कोई अपराध दिया गया है और उन अपराध में से किसी भी एक अपराध का डर दिखाकर कि तुम्हारे साथ ये अपराध हो जाएगा, इस तरीके का डर दिखाकर या धमकाकर किसी से कोई सहमति ले ली जाती है तो उसको बोलते हैं हम उत्पीड़न या कोर्शन। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि असम्यक असर। अब एक व्यक्ति दूसरे को पर गलत असर डालकर अगर कोई सहमति ले लेता है ना, गलत असर डाल के, जैसे मान लो एक गुरु है, अब गुरु है तो वो अपने शिष्य से कहता है कि तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद, तुम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से गलत असर हुआ। और अगर वो जो शिष्य है वो अपने गुरु की ये बात मानकर उसको वो अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है तो ये माना जाएगा असम्यक असर। कहने का मतलब यह है कि अगर एक पक्षकार दूसरे को, सामने वाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए उस पर गलत असर डालकर उसकी सहमति ले रहा है तो उसको बोलेंगे असम्यक असर। फिर है फ्रॉड। आपने किसी से फ्रॉड करके किसी से कोई सहमति ले ली हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब सामने वाले को कोई चीज़ आप दिखा कुछ रहे हो, है वो कुछ और, तो मिस रिप्रेजेंट करके उसके साथ मिथ्या वर्णन करके आपने उससे वो सहमति ले ली है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट आता है भूल। भूल जो है वो आपको सेक्शन 20 में मिलेगा भारतीय संविदा अधिनियम के। मिस्टेक से आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले ने गलती से कोई आपको सहमति दे दी हो, तो ये जितने भी आपके पॉइंट हैं ये सब आपके फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आएंगे। अगर इनमें से किसी भी एक आधार से किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सहमति ले ली गई है तो उसको हम फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे, और फिर वो सहमति आपकी बिल्कुल आड़े आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने देगी आपके करार को, आपके एग्रीमेंट को, अगर इनमें से किसी भी एक आधार पर सहमति ले ली है तो इस सेक्शन 15 से लेके 20 तक जो सेक्शंस हैं ये हमें यही बताते हैं, लेकिन सेक्शन 14 हमें बताता है फ्री कंसेंट के बारे में। इसके बाद आता है वैलिड कंसिडरेशन और वैध उद्देश्य, ये हमें बताता है सेक्शन 23। अब
सबसे ज़रूरी शर्त यही होती है कि जब आप कोई भी चीज़ करते हो, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करना चाह रहे हो, तो आप किस उद्देश्य से कर रहे हो उसे। आपका जो उद्देश्य है या आपका जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल, मैंने क्या बताया, जब आपको रिटर्न में कोई चीज़ मिलती है, आप बदले में सामने वाले से कुछ लेते हो तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। अब जो चीज़ आप बदले में सामने वाले से ले रहे हो वो वैध ही नहीं है। मान लो आप किसी को 5 लाख रुपए दे रहे हो और कह रहे हो कि मुझे इसके बदले में गांजा चाहिए या अफीम चाहिए, तो ये क्या हुआ, ये जो वहाँ पे जो कंसिडरेशन था ना वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आप तो सामने वाले को 5 लाख दे रहे हो, ठीक है, बट बदले में आप उससे क्या मांग रहे हो, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, अफीम या गांजा, तो वो गलत चीज़ हो गई, उसको हम वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहेंगे। इसी तरीके से जो है आपका वैध उद्देश्य, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सेक्शन 23 है वो यही हमें सारे पॉइंट बताता है कि कब एक कंसिडरेशन या कोई ऑब्जेक्ट आपका वैध नहीं माना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। तो जब किसी प्रतिफल या किसी उद्देश्य का जो आधार है वो विधि द्वारा निषिद्ध हो, मतलब आपने किसी ऐसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो विधि के द्वारा ही निषिद्ध है। दूसरा आधार ऐसी प्रकृति का है कि विधि के उद्देश्यों को विफल कर देगा। तीसरा वो कपटपूर्ण है, मतलब ये सारे जो हम आधार पढ़ रहे हैं ना, इन बेसिस पर कोई भी आपका कंसिडरेशन या उद्देश्य जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। चौथा, दूसरे के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। और पांचवा, जिसे लॉ अनैतिक या लोक नीति के खिलाफ मानता हो। तो ये सारे जो आपके जो 5 के 5 पॉइंट है ये हमें बताते हैं कि इन आधार पर कोई भी प्रतिफल या कोई भी उद्देश्य आपका वैध नहीं माना जाएगा बल्कि इल्लीगल माना जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है कि जो स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना हो, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के द्वारा या लॉ के द्वारा ही स्पष्ट रूप से वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो फिर आप उसको भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरी शर्त मानते हुए उसको आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकते। आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लो जिसे लॉ ने ही शून्य घोषित कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम इनको डिस्कस करेंगे, जैसे 29 सेक्शन 29 ये बोलता है भारतीय संविदा अधिनियम का कि ऐसे आप कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकते जो अनिश्चित हो, मतलब उनका उद्देश्य ही बिल्कुल सर्टेन ना हो। आपने किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसका उद्देश्य बिल्कुल निश्चित ना हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड होंगे। तो बाद में हम वॉइड वाले डिस्कस करेंगे, बट इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जिनको लॉ ने बिल्कुल वॉइड डिक्लेयर कर दिया है उसके लिए भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये भी आपकी एक संविदा की ज़रूरी शर्त होती है अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कॉन्ट्रैक्ट और इसके मेन असेंशियल्स, क्या इसकी ज़रूरी शर्तें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट एक एक करके कॉन्सेप्ट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।